गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, तो निर्देशांक ज्यामिति जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले प्रश्नावली 7.1 को हल करने से पहले हमने जो भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को हल करने के लिए, उन फार्मूलों को आज हम लोग पढ़ेंगे। उन बेसिक थ्योरियों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है इन बेसिक थ्योरी और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके पहले के हमने हर एक चैप्टर को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। त्रिभुज चैप्टर को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। यदि आप देखना चाहें तो चैनल में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल का लिंक। वहां से आप लोग पहुंच के कक्षा 10 के गणित वाले भाग में जाकर के वहां से आप जिस चैप्टर को देखना चाहते हैं उस चैप्टर को देख सकते हैं। इसके पहले के हमने सभी चैप्टरों को हल करा रखा है। चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट रूप से सॉल्व करा दिया। अब हम लोग चलते हैं इस बेसिक को, इस निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए कि आखिरकार ये क्या होता है, इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या हमें इस कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। इससे पहले आपने कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा था। वहां पे आप चिन्ह पहचानना बिंदुओं को कि कौन से किस चतुर्थांश में है और कौन से बिंदु को कहां पर दिखाना है। आप बिंदु को भी दिखा लेते थे। तो उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए हम लोग कक्षा 10 की गणित में निर्देशांक ज्यामिति को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आइए हम देखते हैं अपने निर्देशांक ज्यामिति को। निर्देशांक ज्यामिति जिसे कार्तीय निर्देशांक भी कहा जाता है, ये दोनों, इसमें दो अक्ष होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, तो इसमें हमारा दो अक्ष होता है। दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। जिस बिंदु पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह हमारा कौन सा बिंदु कहलाता है, तो हमारा मूल बिंदु कहलाता है, जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। जो वर्टिकल है, जो खड़ा है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां, मूल बिंदु से ऊपर के जितने भी वाई अक्ष के मान होते हैं सभी धनात्मक होते हैं। ऊपर वाला मान क्या होता है? मूल बिंदु से धनात्मक होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु से ऊपर के सभी निर्देशांक क्या होते हैं? प्लस होते हैं। वैसे ही मूल बिंदु से दाएं साइड में सभी निर्देशांक प्लस होते हैं। ऊपर भी प्लस, इधर माइनस हो जाता है बाएं साइड में और नीचे में भी माइनस। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारे पास चतुर्थांशों की बात होती है। आप लोग ये निर्देशांक समझ लिए क्या होता है। निर्देशांक दो अक्ष होते हैं, जो दोनों अक्ष एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल पे प्रतिच्छेद करते हैं दोनों एक दूसरे को। जो अक्ष क्षैतिज होता है उसे एक्स अक्ष कहा जाता है। जो अक्ष ऊर्ध्वाधर होता है उसे वाई अक्ष कहा जाता है। दोनों अक्ष जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु से दाएं साइड की दूरियां धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु से बाएं साइड के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक होता है वाई का मान, मूल बिंदु से नीचे वाई का मान ऋणात्मक होता है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये दोनों निर्देशांक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके अपने आप को चार भागों में डिवाइड करते हैं। चार खाने बनाते हैं। कौन कौन से? तो ये हमारा पहला होता है। ये कौन सा चतुर्थांश होता है? ये पहला। ये कौन सा हो गया? ये हमारा दूसरा हो गया। ये हमारा तीसरा हो गया। ये कौन सा हो गया? ये हमारा तीसरा हो गया। ऐसे ही एक हमारा ये हो गया चौथा। किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होते हैं? तो 4 चतुर्थांश होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इसमें जो मान होता है दोनों पॉजिटिव होगा। हमें चिन्ह परिपाटी भी पढ़ना है, तो इसीलिए चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए। इसमें दोनों प्लस प्लस होगा, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। इसमें एक्स माइनस हो जाएगा, वाई हमारा प्लस हो जाएगा। इसमें दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। इसमें क्या होगा? तो एक्स प्लस होगा, वाई माइनस होगा। एक्स प्लस वाई माइनस, तो ये हमारे निर्देशांक है। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट में क्या होता है? दोनों प्लस प्लस होता है।
सेकंड में क्या होता है, तो सेकंड में x वाला माइनस होता है, y वाला प्लस होता है। थर्ड में क्या होता है, तो थर्ड में दोनों माइनस हो जाते हैं, दोनों माइनस। फोर्थ में क्या होता है, तो फोर्थ में x हमारा प्लस हो जाता है, y हमारा माइनस हो जाता है। इसमें जो पहला वाला मान हम लिखते हैं, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। पहले किसका लिखते हैं, x का निर्देशांक, बाद में हम y का निर्देशांक लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके आगे देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। देखिए, अब आपको कोई बिंदु दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो हमें उम्मीद है कि आप सब बता लेंगे। कैसे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे 4,5 ये कौन से चतुर्थांश में है। देखिए, इसको हमें क्या देखना है, दोनों के चिन्हों को देखना है। दोनों में प्लस 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 किस चतुर्थांश में, तो पहले में, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट में। ऐसे ही -3,8 मतलब x माइनस में हो और y धनात्मक हो तो कौन सा, दूसरा। ऐसे ही मान लीजिए 9,-3 ये किस में होगा कि x धनात्मक हो और y ऋणात्मक हो, मतलब इसका मतलब है कि ये हमारा चौथा में। ऐसे ही कहीं पर -2,-2 आ गया तो ये किस चतुर्थांश में है, तो ये हमारा तीसरे में है। क्यों है, क्योंकि दोनों इसमें माइनस में है। तो आप लोग इस प्रकार चतुर्थांशों को पहचान लेंगे कि कौन सा किस चतुर्थांश में है। अब हम चलते हैं इसी में। दूरिया का एक सूत्र है, दूरी सूत्र। हम अब पढ़ लेते हैं अपने दूरी सूत्र को। दूरी सूत्र क्या मतलब, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ने से पहले इसमें चिन्ह परिपाटी में थोड़ा सा और भी है, मूल बिंदु से ही जुड़ा हुआ। आइए उसको भी देख लेते हैं। ये जो निर्देशांक होते हैं इनसे जुड़ा हुआ है। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। एक्स अक्ष पर y इक्वल टू हो जाता है 0। वैसे ही y अक्ष पर क्या हो जाता है, y अक्ष पर x इक्वल टू 0 हो जाता है, x इक्वल टू 0। ये देखिए, जैसे हमने ये निर्देशांक बना दिया, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। तो इस मूल बिंदु से जब आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तभी आपका x का मान बढ़ेगा। तो अब जैसे y अक्ष पर हैं तो मतलब इधर या आगे या पीछे नहीं बढ़े, इसका मतलब है कि आपका x का मान अभी भी 0 ही है। तो कहीं पर दे दिया कि 0,5 ये कौन सा अक्ष पर है और कहाँ है, तो ये हमारा y अक्ष पे है। y अक्ष पे ही x का मान 0 होता है। y अक्ष पर है ऊपर या नीचे, तो ऊपर, क्योंकि y का मान धनात्मक है। ऐसे ही कहीं पर दे दे 0,-3 तो ये कहाँ है, ये भी y अक्ष पे है लेकिन नीचे साइड है। ऐसे ही कहीं पर -3,0 दे दे, ये कहाँ पर है, तो y का मान 0 है, मतलब x अक्ष पर है। कहाँ है, x अक्ष पर। किस साइड है, तो बाएं साइड है मूल बिंदु के। ऐसे ही आपको 7 और 0 मिल गया, तो ये कहाँ है, ये भी यहाँ पर 0 आ गया, तो ये कहाँ है, ये भी हमारा x अक्ष पर है। x अक्ष पर कहाँ है, तो x अक्ष पर दाएं साइड में है। तो इस प्रकार अब आप 0 भी आएगा आपके सामने तो आप घबराएंगे नहीं, आप आराम से बता देंगे कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूरी वाले फॉर्मूले पे। दूरी वाले फॉर्मूले पे तो दूरी निकाल लेते हैं। देखिए, दूरी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मान लीजिए दो निर्देशांक है। एक हमारा ये निर्देशांक क्या हो गया, x1 का मान y1, और एक निर्देशांक हो गया क्या, तो x2 का मान y2। क्या हो गया, x2 का मान y2। हमें क्या बतानी है, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी बतानी है। इन्हीं दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, तो करड़ी में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है। x2 का मान आप कहाँ से लेंगे, ये x1 का मान कहाँ से, ये y2 का मान यहाँ से, y1 का मान यहाँ से। जब ये निर्देशांक कोई माइनस में हो कोई प्लस में हो तो इसमें भी चेंजिंग हो जाता है। जो माइनस में हो हमारा माइनस में। एक चीज इसमें लिख लीजिएगा कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है।
दूरी सदैव क्या होती है, हमारी धनात्मक होती है। तो ये आपने देख लिया। अब दूरी से ही जुड़े हुए इसमें कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जिसको आपको बताना होगा कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, कौन सी आकृति बन रही है, ये सब देख लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि पूछेगा, दूरी तो निकाल लिया। अब जैसे एक त्रिभुज है, इसके तीनों निर्देशांक दे देगा। ये है ए, ये बी, ये सी। आपको ए बी सी का निर्देशांक दे देगा। पूछेगा ए बी की लंबाई क्या है, बी सी की लंबाई क्या है, ए सी की लंबाई क्या है, तो अब तो आप निकाल लेंगे। लेकिन इसमें भी कई सारी कंडीशन बनती है, जैसे समबाहु त्रिभुज यदि है तो क्या होगा, तो ए बी बराबर बी सी बराबर में सी ए हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए समद्विभाजित है, तो समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि दो भुजा बराबर होंगे, मतलब समद्विभाजित नहीं, समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु क्या होता है, तो इसमें कोई दो भुजा बराबर हो जाएगी। मान लीजिए ए बी बराबर बी सी, या बी सी बराबर सी ए, या ए बी बराबर में सी ए। ये इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर सकता है। तो ये आपने पढ़ लिया समद्विबाहु और विषमबाहु के लिए। सबसे बड़ी बात है कि कब हमारा त्रिभुज होगा और कब हमारा त्रिभुज नहीं होगा, ये भी देख लीजिए। तो जब किन्हीं दो भुजाओं का योग, इसमें किन्हीं दो भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस बी सी का जो मान है वो हमेशा सी ए से बड़ा होना चाहिए। सी ए से बड़ा, या तो ये कंडीशन पहला लागू हो जाए, नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या, इसी में से भुजा को बदल दीजिए। ए बी प्लस सी ए इक्वल टू ये बी सी से बड़ा हो जाए। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा हमारा बी सी प्लस सी ए का जो मान है, बी सी प्लस सी ए, ये हमारा ए बी से बड़ा हो जाए। आपको ये तीनों कंडीशन फॉलो करेंगी, ये तीनों कंडीशन फॉलो होगा तभी जाके कोई त्रिभुज संभव है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। तो अब इसमें आएगा एक, ये तो आपने त्रिभुज के बारे में देख लिया। इसमें और एक टॉपिक आएगा जहां पे आपको इसमें एक वर्ड देखने को मिलेगा, संरेखी। संरेखी है या नहीं है, अथवा असंरेखी है या संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होगा कि उसमें दो जो भुजाएं होंगी, ए बी प्लस बी सी की लंबाई सी ए के बराबर हो जाएगी। इसमें से किन्हीं दो, मतलब ए बी प्लस सी ए भी हो सकता है बी सी, या बी सी प्लस सी ए भी हो सकता है ए बी। इन तीनों में से कोई भी एक हो जाएगा। तो ये बिंदु कौन से हैं, तो ये हमारे संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो वो बिंदु कैसे होंगे, वो बिंदु हमारे संरेखी होंगे। ऐसे ही होगा कि संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, तो संरेखी नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए ये हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी का जो मान आएगा वो हमारा सी ए से बड़ा हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, ए बी प्लस सी ए का जो मान होगा ये भी हमारा बी सी से बड़ा हो सकता है। जो बी सी प्लस सी ए का मान होगा ये भी हमारा ए बी से बड़ा हो सकता है, या इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इसका मतलब है कि यह हमारा बिंदु संरेखी नहीं है। आप लोग इसे ना लिख करके बड़ा छोटा यही लिख लीजिएगा, तो आपको इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। ये बराबर नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये दो बराबर हो गए और एक बराबर नहीं हो रहा है। फॉलो करना चाहिए तो तीनों कंडीशन फॉलो हो, अन्यथा कोई एक कंडीशन पे कोई भी सवाल इसमें सॉल्व नहीं होगा। ये आपने संरेखी पढ़ लिया। अब इसके आगे भी कुछ टॉपिक है, उनको भी आप लोग देख लीजिए क्या है, तो वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा, चार बिंदु दे देंगे, जैसे ए बी सी डी, चार बिंदु दे दिया। ऐसा ही एक और त्रिभुज होता है जो कि समांतर चतुर्भुज होता है, सॉरी त्रिभुज नहीं चतुर्भुज होता है। ये इसकी लंबाई क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब आप कब हमारा समांतर चतुर्भुज होगा, तो समांतर चतुर्भुज के लिए पी क्यू बराबर होना चाहिए किसके, एस आर के। पी क्यू बराबर होना चाहिए एस आर के, और
पी एस बराबर होना चाहिए किसके, क्यू आर के। पी एस बराबर होना चाहिए क्यू आर के। और आयत ये हमारा क्या है, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, आयत है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये भी बराबर इसके होगा और ये भी बराबर इसके होगा। क्या ए बी बराबर में सी डी और ए डी बराबर में बी सी। अब आप कहेंगे कि ये इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो कैसे हम बताएंगे कि क्या हमारा आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें एक चीज अलग होता है। क्या अलग होता है, तो जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी हमारे बराबर होते हैं। AC बराबर होता है BD के, AC बराबर होता है BD के। तो ये किसके लिए कंडीशन है तीनों, तो ये हमारी तीनों कंडीशन है आयत के लिए। किसके, आयत के लिए। ये हमारी दोनों कंडीशन किसके लिए, तो समांतर चतुर्भुज के लिए। अब आप कहेंगे कि हम केवल दो ही निकाल करके इसे लिख देंगे कि ये हमारा आयत है, इसको हल नहीं करने जाएंगे, या लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज है। तो आप दो को लिख करके, दो को हल करके समांतर चतुर्भुज लिख देंगे तो सही है, लेकिन दो को हल करके आयत लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हर एक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, लेकिन हर एक आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हर एक आयत क्या, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं और प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। तो ये आपने आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं अपने वर्ग और समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो आइए उन दोनों को भी एक ही साथ देखा जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया। ऐसे ही एक समांतर चतुर्भुज हो गया। मान लीजिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस। इसमें ये इसके बराबर, ये भी चारों भुजाएं बराबर है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है। क्या है, तो पी क्यू बराबर है क्यू आर के, क्यू आर बराबर है आर एस के, आर एस बराबर है पी एस के। इसमें चारों भुजाएं बराबर है। ऊपर वाले में क्या है, तो ऊपर वाले में ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ए के। इसमें भी चारों भुजाएं हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, सेम इसमें भी अंतर आयत वाला ही है। इसमें भी सेम अंतर आयत वाला ही है। क्या है, जो AC है वो BD के बराबर होना चाहिए। AC क्या हो गया, BD के बराबर होना चाहिए, और इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि हर एक समलंब चतुर्भुज वर्ग होता है, लेकिन हर एक वर्ग समलंब चतुर्भुज नहीं होता है। यह आपको किसके लिए कंडीशन दी है, तो यह हमारा वर्ग के लिए कंडीशन है। और समलंब चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन है, तो यह हमारा समलंब चतुर्भुज के लिए कंडीशन है। समलंब नहीं, समचतुर्भुज। किसके लिए कंडीशन है, समचतुर्भुज के लिए कंडीशन है। ये वर्ग के लिए, ये समचतुर्भुज के लिए। तो ये ही सब यूज करके आपको प्रश्नावली 7.1 हल करना है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले दिन इसी चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति है, इसके प्रश्नावली 7.1 को, एक्सरसाइज 7.1 को हल किया जाएगा और इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हल होगा। तो आप लोग इन वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देख लीजिएगा। जहां पे आपको जरूरत पड़े कि ये टॉपिक हमें लिख लेना चाहिए, वहां पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और उस टॉपिक को आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।